नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी और खबरों की शुरुआत मणिपुर से। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार शाम राजधानी इंफाल में भीड़ बीजेपी दफ्तर के पास इकट्ठा हुई। इस दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी और तब से ही हालात खराब है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का दौरा भी किया, लेकिन हालात अब तक पूरी तरह काबू में नहीं आ पाए हैं। और मणिपुर की राजधानी इंफाल से सौरभ गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त इंफाल शहर में हैं और आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन का आवाज आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है। पुलिस को तैनात कर दिए गए हैं और जिस सड़क पे हम खड़े हैं वो एयरपोर्ट जाते हैं और उस तरफ राजभवन है और सीएम सेक्रेटेरिएट भी है। यहाँ पे पुलिस तैनात है। आवाजें सुनाई दे रहे हैं, जोर जोर से कुछ एक्सप्लोजन का आवाजें सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पे है और आप देख सकते हैं दूर में वहाँ पे देखिए पुलिस जो वाजरा वैन होता है जो वाटर कैनन का, देखिए आप इस तरीके से क्या यहाँ पे आवाजें हो रहे हैं। ये बिल्कुल इंफाल के बीच में आप ये आवाज सुन रहे हैं। ये इस वक्त हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए पूरा धुआं है, टीयर गैस भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और ये स्थिति है इंफाल शहर में। राजभवन यहाँ से कुछ मीटर दूरी पे है और एयरपोर्ट भी इसी रास्ते में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की दूरी पे है। आप देखिए कितनी आवाजें आपको सुनाई देंगे जो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से इंफाल के बीच में ये स्थिति है। तो आप आगे की सोचिए बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। ये इंफाल शहर है, ये मणिपुर के कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए स्थिति क्या है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात है और उस तरफ आप देखिए आग भी लगाया गया है। जो रोड ब्लॉक्स के हिसाब से हम कवर कर रहे थे, आप देखिए यहाँ पे यही स्थिति है इस वक्त। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ इंफाल शहर में सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को 2 दिन के दौरे के लिए मणिपुर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने चूड़ाचांदपुर जाने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। इसको लेकर कुछ खींचतान भी चली। आखिरकार राहुल गांधी को इंफाल लौटकर हेलीकॉप्टर से चूड़ाचांदपुर जाना पड़ा। महिला प्रोटेस्टर्स ने राहुल गांधी के कॉन्वॉय को रोक दिया। आप देख सकते हैं इस वक्त राहुल गांधी का कॉन्वॉय को कैसे पुलिस सामने से लोगों को हटा कर ले जा रहा है। कॉन्वॉय का गाड़ियां सारे इस वक्त घुमा दिए जा रहा है। राहुल गांधी के कॉन्वॉय इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं इंफाल के तरफ डायरेक्शन में। गाड़ी को घुमा दिया गया। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन उनका जाना था चूड़ाचांदपुर। साथ में उनके साथ जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे वो भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के पहले दिन काफी नाटक चला। राज्य की पुलिस ने उन्हें सड़क के रास्ते चूड़ाचांदपुर जाने से रोक दिया। चूड़ाचांदपुर वो जगह है जहां सबसे ज्यादा हिंसा हुई है। राज्य में कुल 120 से ज्यादा लोगों की जान गई। राहुल गांधी ने ये वीडियो ट्वीट किया, बताते हुए कि सरकार उन्हें रोक रही है, जबकि तमाम समुदायों के लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि राहुल का काफिला इंफाल से 20 किलोमीटर दूर बिष्णुपुर में सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया और इस वजह से पुलिस और कांग्रेस समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति आई, जो राहुल गांधी को रोके जाने से नाराज थे। Because we are Indian, he is too an Indian. Why we are killing among ourselves? Possibility of राहुल गांधी जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां ग्रेनेड हमले की संभावना है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इजाजत नहीं दी है। चांसेस कैन नॉट बी रूल आउट। ये पॉलिटिकलाइज कर रहा है। वो जो मैं सुना है कि ये चीफ मिनिस्टर और एसपी कन्वर्सेशन मणिपुर में बात किया है, वो जो चीफ मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन आ रहा है ब्लॉक करने का, वो है चल रहा है। हाँ क्या है जो अब कोई प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम होने से तो ऑर्डर दीजिए। ऑर्डर भी नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। बोल रहा है वो जो सिचुएशन आसान नहीं है, खाली सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर आसान नहीं है बोल रहा है। पहाड़ी इलाका और इंफाल घाटी के जो बॉर्डर इलाका है वहां पे गांव पूरी तरीके से जला दिए गए हैं और ये अभी भी स्थिति है। इन घरों में कोई नहीं रह रहे हैं।
यहाँ के जो रहवासी है वो कहीं और है, कैंप में है, और ये स्थिति अभी ऐसी है, शांतिपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे कड़ी सुरक्षा है। आखिरकार राहुल गांधी चूड़ा चांदपुर पहुंचे, लेकिन उनकी यात्रा का एक अन्य पड़ाव मोइरांग छूट गया। मणिपुर के हालात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग चल रही है। बीजेपी कहती है कि मणिपुर सरकार और केंद्र मौजूदा जातीय तनाव में जो संभव है वो कर रहे हैं, और विपक्ष एक संगीन मुद्दे पर गैर जरूरी इल्जाम लगा रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि सरकार की कार्रवाई अब तक नाकाफी रही है। सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अगली खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टेलिन ने सेंथिल बालाजी को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बना रखा था। राज्यपाल ने धारा 164 के तहत मिले अधिकार के तहत ये कदम उठाए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से राज्यपाल ने ये एक स्टेटमेंट दिया है, ये कहते हुए कि सेंथिल बालाजी को डिसमिस किया जाता है तमिलनाडु के मंत्रिमंडल से। मंत्री के रूप में वो अभी नहीं कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को, और उनके खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी केसेस है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको ऑलरेडी अरेस्ट किया है, और उनके खिलाफ पुलिस के भी केसेस अभी भी जारी हैं। हालांकि एक तरफ अगर आप देखें तो ये लीगल बैटल कोर्ट में भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मद्रास हाई कोर्ट में प्ली है कि सेंथिल बालाजी को मंत्री के रूप में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं। और बताया ये जाता है सूत्रों द्वारा कि गवर्नर रवि और मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच इस बारे में भी कुछ एक्सचेंज हुआ था, और उनकी जानकारी भी कोर्ट लेना चाह रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री रवि ने कहा कि उनका कंटिन्यू होना मंत्री के रूप में वो पॉसिबल नहीं है। और बताया ये जाता है कि डीएमके के कुछ मंत्रियों ने कहा कि एमके स्टालिन ने अमित शाह जी का भी एग्जाम्पल दिया, ये कहते हुए कि उनके खिलाफ जब केस चल रहे थे तभी उन्होंने मंत्री के रूप में काम किया था। सेंथिल बालाजी का खुद का ये बैकग्राउंड ये है कि वो बहुत पावरफुल माने जाते हैं। एआईएडीएमके से वो डीएमके में आए थे, पहले ऑफ कोर्स डीएमके में हुआ करते थे 94 से 2000 तक, जब वो एआईएडीएमके में आए, और उसके बाद उन्होंने मंत्री की तरह सर्व किया था एआईएडीएमके में। और ये जो चार्जेस लग रही हैं, ब्राइब फॉर जॉब्स का जो उनके खिलाफ जो आरोप है, वो भी उसी समय का है जब वो एआईएडीएमके में ही मिनिस्टर हुआ करते थे। और अब जब पीएमएलए के केसेस और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के केसेस आ रहे हैं, तब स्टालिन उनको डिफेंड कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और डीएमके में भी काफी रिजेंटमेंट है कि सेंथिल बालाजी को यहाँ पर इतनी एक पोजीशन और उनको एक पावर दिया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी से परेशान आलाकमान गहलोत की तरह हुड्डा के पक्ष में संकेत दे सकता है। रणदीप सुरजेवाला हो सकते हैं साइडलाइन। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान से निपटना कांग्रेस लीडरशिप के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कांग्रेस के नए हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने पिछले हफ्ते हरियाणा कांग्रेस की पहली ही बैठक में गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते हरियाणा कांग्रेस की बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के समर्थक लामबंद हुए, और इनके समर्थकों के बीच बैठक में खुलकर तीखी नोकझोंक हुई, नारेबाजी भी। जाहिर है इस गुटबाजी को लेकर आलाकमान चिंतित है। हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता हैं, ठीक उसी तरह जैसे राजस्थान में गहलोत हैं। जैसे राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान ने सचिन गहलोत के झगड़े में गहलोत का साथ दिया, वैसे ही संभव है कि हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला को किनारे किया जाए। गुटबाजी की इन खबरों के बीच हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने शुक्रवार को एनडीटीवी से बातचीत में माना, हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हैं, जब चुनाव होंगे तो लीडर का फैसला विधायक और हाईकमान करेंगे। अपने जो वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि कई हमारे
मुख्यमंत्री के भी कई दावेदार हैं स्वाभाविक है। तो उसमें उनके जो समर्थक हैं वो उनके हक में नारा भी लगाएंगे, ताली भी बजाएंगे और उनके लिए लॉबिंग भी करेंगे, कहेंगे भी। लेकिन उसका ये संकेत भी है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठता है, अंदरूनी गुटबाजी बढ़ती है? नहीं, कोई नहीं बढ़ती, क्योंकि जहां फैसले लेने के बाद में फिर सब एकजुट है। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस प्रभारी को 2019 के चुनावों में हार की वजहों से अवगत कराया है और टिकट बंटवारे में खामियों का सवाल भी उनके सामने रखा है। हुड्डा 2019 के नतीजों के बाद से ही लगातार कह रहे हैं कि अगर उनके विरोधी खेमे की बात नहीं मानी जाती और उनके सुझाए 22 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता तो कांग्रेस को बहुमत आसानी से मिलता। बता दें कि पिछले चुनाव में कांग्रेस हरियाणा में 31 सीटें जीत पाई थी, जो बहुमत के आंकड़े से महज 15 सीट दूर था। हुड्डा के करीबी सूत्रों के मुताबिक कुछ पार्टी के नेता हरियाणा में पार्टी संगठन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है, चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की 2 दिन की बैठक में जो हंगामा और नारेबाजी हुई, हुड्डा का साफ इशारा रणदीप सुरजेवाला के खेमे की तरफ था। उधर पार्टी दावा कर रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की लीडरशिप में अड़चनों को दूर कर लिया जाएगा। संगठन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि खड़गे जी की अध्यक्षता में और राहुल गांधी जी की लीडरशिप में सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे। पिछले 3 साल में कांग्रेस हाईकमांड हरियाणा के लिए 3 अलग अलग प्रभारी नियुक्त कर चुका है। गुटबाजी की वजह से पार्टी लीडरशिप हरियाणा में स्थानीय स्तर पर ऑफिस बियरर्स को भी नियुक्त नहीं कर पाई है। नए कांग्रेस प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती फिलहाल नए जिला और ब्लॉक प्रमुखों को नियुक्त करने की है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की वजह से कांग्रेस पार्टी राज्य में पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी है। ऐसे में समय रहते अगर पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए गंभीरता से हस्तक्षेप नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी को अगले साल हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।